CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम किसी दिए हुए भवन का वैद्युत संस्थापन आरेख बनाना अर्थात प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ ए गिवन बिल्डिंग की चर्चा करेंगे। किसी भी भवन में बिजली की वायरिंग करने से पहले उसके नक्शे पर विद्युत प्रतीक चिन्हों द्वारा विद्युत आरेख बनाया जाता है तथा इन विद्युत आरेखों का वायरमैन के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि इसी आरेख की सहायता से वायरमैन यह पता लगा लेता है कि विद्युत संस्थापन कार्य में कौन सा उपसाधन कहां पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ वायरिंग का मार्ग क्या होगा, वह वायरिंग का ऑप्टिमम रूट क्या होना चाहिए, अर्थात कौन सा मार्ग हमें अच्छी व सस्ती वायरिंग प्रदान करेगा, यह भी हम इसी आरेख द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कार्य के संपादन और आकलन के लिए भवन की विभाओं अर्थात डायमेंशंस के साथ विभिन्न कार्यों हेतु पृथक आरेखों की जरूरत होती है। भवन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आवासीय भवन, कार्यालय भवन, व्यावसायिक भवन, औद्योगिक भवन आदि। आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक प्रकार के भवन में विभिन्न कार्यों का आरेख भिन्न प्रकार का बनाया जाता है, जैसे सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वाटर सप्लाई और सैनिटरी, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्शन आदि। हम यहाँ पर केवल आवासीय भवन के विद्युत आरेख बनाने की ही चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम जानेंगे वैद्युत संस्थापन आरेख से संबंधित कुछ तथ्य, सम पॉइंट्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल लेआउट। विद्युत संस्थापन आरेख बनाते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भवन का विद्युत आरेख किसी दक्ष विद्युतकार या इंजीनियर से ही तैयार कराया जाना चाहिए। विद्युत आरेख उपभोक्ता की विद्युत उपभोग की आवश्यकता के अनुसार विद्युत अधिनियमों के अंतर्गत ही बनाया जाना चाहिए। भवन की मेन सप्लाई भवन के निकटतम सर्विस पोल से ही लेनी चाहिए। प्रकाश परिपथ तथा शक्ति परिपथ अलग अलग बनाए जाने चाहिए। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार लाइट एवं पंखा परिपथ में 10 से अधिक बिंदु तथा 800 वाट से अधिक भार नहीं होना चाहिए और शक्ति परिपथ में 2 से अधिक बिंदु तथा 3000 वाट से अधिक भार नहीं होना चाहिए। लाइट बिंदु इस तरह स्थापित करने चाहिए कि परछाई ज्यादा लंबी ना बने तथा आंखों पर चौंध अर्थात ग्लेयर भी ना पड़े। शक्ति बिंदु ज्यादा नीचे स्थापित नहीं करने चाहिए। अगर आवश्यकता अधिक हो तो ढक्कनधार अर्थात अवरोधक युक्त यानी शटर्ड सॉकेट लगाने चाहिए। मीटर हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए ताकि किसी मीटर रीडर के द्वारा घर की गोपनीयता भंग ना हो। विद्युत आरेख की योजना बनाते समय मेन बोर्ड ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे कि वह सबकी पहुंच में हो तथा छोटे भवनों में वितरण बोर्ड मेन स्विच के पास ही लगाना चाहिए। किंतु यदि भवन बहुत बड़ा हो
तो वितरण बोर्ड को भार केंद्र अर्थात लोड सेंटर के अनुसार लगाना चाहिए। अक्सर मेन स्विच मीटर के पास ही लगाते हैं तथा मेन स्विच उपभोक्ता की पहुंच में होना चाहिए। मेन स्विच कभी भी नमी वाले स्थानों अथवा बिल्कुल खुली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। मुख्यतः वितरण बॉक्स मेन स्विच के पास ही लगाना चाहिए, किंतु अधिक बड़े भवनों में उप वितरण बॉक्स का प्रावधान भी करते हैं तथा यह बॉक्स लोड सेंटर के अनुसार ही लगाना चाहिए। भवन का विद्युत आरेख बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक सॉकेट आउटलेट के साथ में उसका स्विच भी हो। सॉकेट आउटलेट की स्थापना के समय उपभोक्ता की पूर्ण सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। घरेलू भवनों के अंदर सॉकेट आउटलेट सामान्य स्विच बोर्ड पर भी लगाए जाते हैं। यदि घरेलू भवनों में सॉकेट आउटलेट फर्श के पास लगाना जरूरी हो तो उस स्थिति में बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए इंटरलॉक सॉकेट आउटलेट का प्रयोग ही करना चाहिए। स्नान घर का विद्युत आरेख बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 15 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट की ऊंचाई 2 मीटर से कम नहीं हो तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए स्विच स्नान घर से बाहर स्थापित होने चाहिए। रसोई घर, बैठक कक्ष, शयन कक्ष, बरामदा आदि में आवश्यकता अनुसार 15 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट का इंतजाम करना चाहिए। प्रकाश बिंदु ऐसी जगह लगाना चाहिए जो उपभोग के आधार पर सुविधाजनक हो तथा उसका नियंत्रण भी आसान हो। सीढ़ी की प्रकाश व्यवस्था को द्विमार्गी स्विच प्रणाली द्वारा संयोजित करना चाहिए। कमरे के साइज या प्रदीप्ति स्तर के आधार पर बड़े हॉल में प्रकाश बिंदुओं को निर्धारित करना चाहिए। आपस में 5 मीटर से अधिक दूर उपभोक्ता के बजट को ध्यान में रखते हुए ही योजना बनानी चाहिए। एक सामान्य कमरे में कम से कम 2 प्रकाश बिंदुओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें एक ट्यूबलाइट तथा एक बल्ब अथवा CFL लगाना चाहिए, ताकि अगर वोल्टेज कम हो तो ट्यूबलाइट के न जलने पर उपभोक्ता बल्ब की रोशनी में अपना कार्य कर सकता है। पुस्तकालय तथा कक्षाओं में अच्छी रोशनी होनी चाहिए तथा इसकी स्थापना प्रदीप्ति तालिका देखकर ही करनी चाहिए। लाइट पॉइंट, जंक्शन बॉक्स आदि को लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर फर्श से ऊपर तथा पंखा फर्श से लगभग 2.75 मीटर और छत से 30 सेंटीमीटर नीचे स्थापित करना चाहिए। फुट लाइट, इंटरनेट सॉकेट, टेलीफोन सॉकेट, लाइट प्लग, पावर प्लग, टीवी सॉकेट फर्श से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए अथवा उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार लगाया जाना चाहिए।
कॉल बेल 2.5 मीटर से 3 मीटर फर्श से ऊपर तथा उसका पुश बटन दरवाजे के बाहर 1.5 मीटर के लगभग ऊंचा होना चाहिए। बेडरूम के अंदर कॉल बेल स्विच की ऊंचाई 1 मीटर के लगभग हो सकती है। तो आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा एक दिए हुए भवन का विद्युत संस्थापन आरेख बनाने का प्रयास करेंगे। चित्र में एक भवन का लेआउट दिया गया है जिसका कि विद्युत आरेख हमको बनाना है। इस विद्युत आरेख को बनाने में हम इन वैद्युत प्रतीक चिन्हों को प्रयोग में लाएंगे। चित्र में आप एक स्विच बोर्ड का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। अब निकास पंखा भी इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। 15 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट को हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। लैंप को भी इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। चित्र में अब आपको विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह दर्शाया जा रहा है। अब देखिए 5 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट स्विच के साथ का प्रतीक चिन्ह। अब चित्र में आप एक वितरण बोर्ड का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। यहाँ देखिए मेन बोर्ड का प्रतीक चिन्ह आपको दर्शाया गया है। अब चित्र में आप एक द्विमार्गीय स्विच का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। यहाँ देखिए सजावटी लाइट फिटिंग का प्रतीक चिन्ह। छत का पंखा हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ट्यूबलाइट का प्रतीक चिन्ह अब आपके सामने है। तो आइए अब विद्युत लेआउट बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमें वायरिंग की योजना बनाते समय विभिन्न नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अतः इसी आधार पर हम इस भवन में वायरिंग की योजना बनाएंगे तथा भवन का विद्युत आरेख बनाने का प्रयास करेंगे। घर में मीटर बोर्ड को घर के प्रवेश द्वार के निकट ऐसी जगह संस्थापित किया जाना चाहिए जहां वह बारिश की बूंदों से अप्रभावित रहे ताकि घर की गोपनीयता भंग ना हो। अतः मीटर हम सामने बरामदे में लगाएंगे तथा इसको नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसी जगह पर मेन स्विच व वितरण बोर्ड लगाने का प्रावधान भी किया जाएगा। अब देखिए आगे के बरामदे में एक CFL अथवा ट्यूबलाइट और एक छोटा छत का पंखा लगाया जा सकता है ताकि रात्रि में घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रकाश रहे और हम आसानी से घर में आने जाने वाले लोगों को भी देख सकें तथा बरामदे में बैठे व्यक्ति को हवा भी मिल सके। इसीलिए पंखे का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसको नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही बाईं तरफ स्विच बोर्ड लगाया गया है क्योंकि बैठक कक्ष का दरवाजा बाईं से दाईं तरफ खुलता है जिससे रात्रि में आसानी से स्विच बोर्ड तक पहुंचा जा सके तथा लाइट आदि जलाने में सुविधा हो। बैठक कक्ष में दूसरा स्विच बोर्ड पहले स्विच बोर्ड के ठीक सामने की दीवार पर लगाया गया है ताकि पहले स्विच बोर्ड पर
अति भार अर्थात ओवरलोड ना हो जाए तथा बैठक कक्ष में समान दूरी पर 2 छत के पंखे व 1 ट्यूबलाइट व 2 CFL अथवा बल्ब का प्रयोजन भी किया गया है ताकि वहां पर्याप्त मात्रा में प्रकाश रहे, क्योंकि इस कक्ष का आकार सामान्यतः अन्य कक्षों से बड़ा होता है, जैसा कि आलेख में भी दिखाया गया है, तथा इसी कक्ष में मेहमान आदि लोग आते हैं। अतः इस भवन में कुछ सजावटी लाइट फिटिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। बैठक कक्ष में ही विद्युत घंटी का भी प्रावधान किया जा सकता है तथा इसका स्विच बाहर वाले बरामदे में दरवाजे के पास 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाएगा। इसी कक्ष में टेलीविजन के लिए सॉकेट आउटलेट तथा टेलीफोन आउटलेट का भी प्रबंध किया जा सकता है। साथ ही साथ 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट भी लगाए गए हैं। इनको नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रथम शयन कक्ष में एक स्विच बोर्ड दरवाजे के बाईं तरफ लगाया, क्योंकि दरवाजा बाईं तरफ खुलता है ताकि रात्रि में कोई असुविधा ना हो। प्रथम शयन कक्ष में एक छत का पंखा भी, एक ट्यूबलाइट व एक CFL अथवा बल्ब का प्रयोजन भी किया गया है, जैसा कि आलेख में प्रतीक चिन्हों द्वारा दिखाया गया है। 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट का भी प्रावधान प्रथम शयन कक्ष में किया गया है। इसी शयन कक्ष के साथ एक स्नानघर और एक शौचालय भी जुड़ा हुआ है। अतः एक स्विच बोर्ड स्नानघर की तरफ वाली दीवार पर तथा दूसरा स्विच बोर्ड आगे के बरामदे की तरफ स्नानघर की दीवार पर लगाया जा सकता है तथा उन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाएगा कि स्नानघर के अंदर का प्रकाश स्रोत दोनों तरफ के स्विच बोर्ड से द्विमार्गीय स्विच व्यवस्था द्वारा जुड़ा रहे तथा दोनों तरफ से प्रचालित किया जा सके। शौचालय में एक CFL अथवा बल्ब लगाया जा सकता है तथा गर्म पानी के लिए गीजर की व्यवस्था हेतु एक 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट का प्रावधान भी किया गया है। इसको नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, द्वितीय शयन कक्ष में एक स्विच बोर्ड दरवाजे की बाईं ओर लगाया गया है, क्योंकि दरवाजा बाईं से दाईं तरफ खुलता है तथा दूसरा स्विच बोर्ड बेड के पास लगाया जा सकता है ताकि रात्रि में प्रकाश व्यवस्था को जलाने व बुझाने में उपभोक्ता को कोई असुविधा ना हो। तथा द्वितीय शयन कक्ष में एक छत का पंखा, एक ट्यूबलाइट व एक CFL अथवा बल्ब भी लगाया जा सकता है तथा 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट का भी प्रावधान किया गया है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसी शयन कक्ष के साथ एक स्नानघर और एक शौचालय भी जुड़ा हुआ है। अतः एक स्विच बोर्ड स्नानघर की तरफ वाली दीवार पर तथा दूसरा स्विच बोर्ड आगे के बरामदे की तरफ स्नानघर की दीवार पर लगाया गया है तथा उन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाएगा कि स्नानघर के अंदर का प्रकाश स्रोत दोनों तरफ के स्विच बोर्ड से नियंत्रित हो सके। इसको भी नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रसोई घर में स्विच बोर्ड दाईं तरफ दर्शाया गया है, क्योंकि
दरवाजा दाईं से बाईं तरफ खुलता है तथा रसोई घर में स्विच बोर्ड के ठीक ऊपर एक सीएफएल अथवा बल्ब लगाया जाएगा ताकि खाना बनाते समय कीट पतंगों से कोई परेशानी ना हो। और रसोई घर में एक छोटे निकास पंखे का भी प्रावधान किया जा सकता है जिसको चूल्हे के ठीक ऊपर लगाया जाएगा। इस व्यवस्था को भी नक्शे के ऊपर विद्युत प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। स्टोर कक्ष में एक सीएफएल अथवा बल्ब लगाया जा सकता है क्योंकि सामान्यतः यहाँ अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा इस बल्ब का स्विच दरवाजे के बाहर बैठक कक्ष की दीवार पर स्थित दिखाया गया है। पीछे के बरामदे में एक सीएफएल अथवा बल्ब लगाया जा सकता है जो कि किचन के पास लगे स्विच से नियंत्रित हो रहा है तथा इसका स्विच भी बरामदे में बाहर की तरफ दिया जा सकता है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि आजकल विद्युत संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यदि बल्ब के स्थान पर सीएफएल अर्थात कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग किया जाए जिससे लगभग 60% विद्युत बचत की जा सकती है। अतः इस प्रकार किसी भी भवन में भारतीय विद्युत अधिनियम तथा उपभोक्ता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यदि हम विद्युत आलेख की योजना बनाएंगे तो कार्य की गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होगी। सारांश। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमने जाना कि किसी भवन में विद्युत संस्थापन आरेख किस प्रकार बनाते हैं, विद्युत प्रतीक चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है व भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार विभिन्न उपसाधनों की सुविधाजनक स्थिति क्या है। कक्षा कार्य। विद्यार्थी एक छोटे रिहायशी भवन का विद्युत आरेख बनाने का प्रयास करें। वो अपनी कक्षा का विद्युत आरेख स्वयं बनाएं।